वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी और बात करेंगे आज के सेशन में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देखे हो और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, फिर बढ़ेंगे आज के इस लेक्चर की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एल्किल हैलाइड्स को बनाने के लिए आप एल्केन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप एल्कीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से बना सकते हैं, एल्केन से अगर आप बात करें तो एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स को बना सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना होगा, या तो आप क्लोरीनेशन की बात करें या ब्रोमिनेशन की बात करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट और टेम्परेचर की प्रेजेंस में एल्केन से क्या मिलता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स मिल जाते हैं और ऐसे में आपको मिक्सचर मिलता है। क्लियर है, प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिक्सचर मिल जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो एल्कीन से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एल्कीन्स पर HX का एडिशन करना होता है, एल्कीन्स पर HX का एडिशन करना होता है और ऐसे में हम मार्कोनिकोव रूल को यहाँ पर फॉलो करते हैं। मार्कोनिकोव रूल जो हमें कहता है वो ये कहता है कि हाइड्रोजन का एडिशन जो होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज़्यादा होती है, जबकि हेलोजन एटम का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम होती है। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव रूल कहता है। और साथ ही एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करें तो ऐसे में इसका जस्ट अपोजिट जो रूल होगा, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिला वो ये है। और इसके पीछे की जो कहानी है, यानी मार्कोनिकोव रूल जो कहता है वो इसके पीछे की जो कहानी है, कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, स्टेबिलिटी किस तरीके से वहाँ पर प्रीफर की जाती है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि ये मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ये क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है। क्लियर है। साथ ही हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया हमने, कि हैलोजन के संयोजन द्वारा भी कर सकते हो, यानी एल्कीन्स के ऊपर, ध्यान से सुनना, जब एल्कीन्स के ऊपर हम क्या करें, X2 का एडिशन करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस में करें, यानी CCl4 को पायरीन कहा जाता है, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है। तो उसकी प्रेजेंस में जब किया जाता है तो हम अच्छे से पता होता है हमें कि डबल के अंदर, एक डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है जबकि एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है तो वो पहले टूट जाता है। एक पाई के टूटने से, ध्यान से सुनना, एक पाई के टूटने से क्या होता है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो सिग्मा, एक पाई के टूटने से दो सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और इस तरीके से दोनों जो हेलोजन एटम है वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर विस डाइब्रोमाइड कंपाउंड मिलता है, ठीक है, जहाँ पर दोनों ब्रोमीन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि हेलोजन विनिमय के जरिए भी किस तरीके से यहाँ पर एल्किल हैलाइड कंपाउंड आपको मिलते हैं, जिसमें हमने बात की यहाँ पर एल्किल आयोडाइड कंपाउंड की, और साथ ही हमने बात की थी एक और रिएक्शन की जिसमें हमने एल्किल फ्लोराइड की हमने बात यहाँ पर की है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस की अगर हम बात कर लें तो पहली रिएक्शन यहाँ पर आती है फिंकेस्टाइन रिएक्शन। फिंकेस्टाइन रिएक्शन की अगर बात करें तो जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एंड सोडियम आयोडाइड के साथ करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सुक्स एसीटोन की प्रेजेंस में करवाया जाता है। सुक्स एसीटोन लेने का सेंस यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वाटर एडिशन करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, किसके साथ, वाटर का रिएक्शन हो जाएगा, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, और ऐसे में रिएक्शन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सुक्स एसीटोन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जब ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ होती है सुक्स एसीटोन की प्रेजेंस में, तो एल्किल आयोडाइड आपको मिल जाता है और सोडियम हैलाइड यानी NaX का प्रेसिपिटेट जो कि NaBr हो सकता है, NaCl हो सकता है। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये प्रेसिपिटेट मिल जाता है, अवक्षेप मिल जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है फिंकेस्टाइन रिएक्शन। ध्यान रखना, एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर फिंकेस्टाइन रिएक्शन। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड की बात करें, एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए जिस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है वो रिएक्शन स्वार्ज रिएक्शन आ जाता है। क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी मेटेलिक फ्लोराइड है, चाहे आप सिल्वर फ्लोराइड की बात करें, Ag2F2 की बात करें, CuF2 की बात करें, SbF3 की बात करें, ठीक है, इन सभी में क्या होगा, इन सब की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराएं, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड कंपाउंड के साथ कराएंगे तो ऐसे में आपको एल्किल फ्लोराइड मिल जाता है और साथ ही साथ AgBr का प्रेसिपिटेट भी मिलता है। क्लियर है, साथ ही हमने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जब भी आपको एल्केन दिया हो और एल्केन पर हमें फ्री रेडिकल
क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करना हो तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कितने कंपाउंड वहाँ पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी एल्केन आपको दिया है उसमें आप यूनिक कार्बन एटम प्रेजेंट जो भी हैं उनको पहचानिए, यानी कितने यूनिक कार्बन प्रेजेंट है उतने ही टाइप के आपके कंपाउंड मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये डिग्री डिफाइन कर लीजिए कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, साथ ही 4 डिग्री कितने हैं। और हम इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम हाइड्रोजन पता कर सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन्स को 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन्स को 2 डिग्री हाइड्रोजन्स कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन्स को 3 डिग्री हाइड्रोजन्स कहेंगे, जबकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ऐसे में यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन 3 से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर मुक्त मूलक क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की बात वहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ये 4 कंपाउंड मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आज के सेशन में हम बात कर लें। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर है हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन। यानी कि हम जब चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने कहा कि एल्किल हैलाइड भी हम पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स भी हम पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड को हमने डिस्कस किया है, साथ ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एरिन या एरिल हैलाइड की बात करें तो इनके प्रिपरेशन मेथड को भी हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हेलो एरिनो का विरजन। सबसे पहला आता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसका कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो आप ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझना इस चीज़ को। होगा ये कि एरिल क्लोराइड का मतलब है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ क्लोराइड, इस तरीके से एरिल क्लोराइड हो गया। या फिर आप बनाना हो आपको एरिल ब्रोमाइड, यानी कि बेंजीन रिंग से इस तरीके से Br लगा हो तो एरिल ब्रोमाइड। तो एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइडों को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आयरन या फिर आयरन क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में या फिर किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ऐसे में उसको एज ए उत्प्रेरक हम यूज कर सकते हैं और एरिनो का हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। और उससे कैसे होगा, वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वहाँ पर। ठीक है, और ऐसे में आपको ईजिली क्या मिल जाता है, वहाँ पर एरिल ब्रोमाइड और एरिल क्लोराइड आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है टालुइन, नाम तो इसका आपको पता ही होगा, टालुइन ये होता है। ठीक है, टालुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग से जब CH3 लगा होता है तो उसको टालुइन कहते हैं। ऐसे में टालुइन के ऊपर, क्योंकि टालुइन जो है वो कहीं ना कहीं बेंजीन फैमिली से आता है, एक हाइड्रोकार्बन में ही आता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो टालुइन के ऊपर जब आप H2 का एडिशन करते हैं आयरन की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन जो होती है वो डार्क में होती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छे से पता होता है कि CH3 जो होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता ये है कि एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और किसी एक पॉजिटिव पार्ट को ही वहाँ से निकाल करके बाहर फेंक देगा। सिंपल सा है कि आने वाला भी पॉजिटिव पार्ट है, जाने वाला भी पॉजिटिव पार्ट है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। तो ऐसे में होगा ये कि जो H2 आपने लिया है, ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर CH3 लगा होता है। CH3 का अपना जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लस आई होता है। ठीक है, प्लस आई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से बेंजीन की कौन कौन सी ऐसी साइट्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन साइड्स पर बढ़ता है, तो हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशंस पे बढ़ता है। तो ऑर्थो इसकी ये 2 पोजीशंस होंगी, और साथ ही इसकी पैरा पोजीशंस पे भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो ये 3 वो पोजीशन है जहाँ पर CH3 की वजह से बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 3 साइड्स पर है। ठीक है, अब बात होती है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो जो आपने X2 यूज़ किया है इसमें होगा पॉजिटिव X, इस तरीके से X पॉजिटिव होगा और X नेगेटिव होगा। X पॉजिटिव जो होगा ये कहाँ अटैक करेगा बेंजीन रिंग में, सिंपली कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर नेगेटिव साइड ज़्यादा होंगी, यानी कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहीं अटैक करेगा। तो ऐसे में इसकी ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस पे ही
एक्स अटैक कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और इसीलिए हमने कहा कि CH3 के रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्थो पोजीशन, इन दो पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पे आप एक्स लगा सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है। जबकि ये एक यूनिक पोजीशन आप देख सकते हैं, पैरा पोजीशन, यहाँ पर एक्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। इसमें सिंपली यही हुआ है कि एक एक्स पॉजिटिव था, एक एक्स नेगेटिव था। जो एक्स पॉजिटिव है वो इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर रहा है। किन दो साइड्स पर करेगा, एक ऑर्थो पोजीशंस पे करेगा और पैरा पोजीशंस पे करेगा। क्यों? क्योंकि CH3 का अपना प्लस आई इफेक्ट होता है और इसी वजह से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर ही एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। या क्लियर है? अभी बात करते हैं कि इसमें जो X2 आपने लिया था, इसमें X नेगेटिव पार्ट भी होगा। ये X2 नेगेटिव पार्ट जो होता है ये इस लुईस एसिड के साथ या फिर हम कहें कि FeCl3 Fe के साथ चला जाता है और ऐसे में हमें क्या हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है क्या, फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में आपको मिलता है। देखो ध्यान से इसका नाम देख लो अच्छे से। इसको हमने यहाँ पर लिखा है ऑर्थो हेलो टालुइन, बिकॉज ये जो है ना ये टालुइन होता है। क्लियर है? ये वाला पार्ट जो है ये टालुइन है जबकि ये हेलोजन है। तो हम कह रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो हेलो टालुइन लिखा गया। इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा होती है, 4th नंबर पोजीशन पैरा होती है। ठीक है, तो इसको हम लिखें पैरा हेलो टालुइन, हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान से समझना। ऑर्थो तथा पैरा समावयव में उनके, ध्यान से समझना, यहाँ पर ऑर्थो मतलब इसकी बात हो रही है और पैरा मतलब इसकी बात हो रही है। इन दोनों अगर आइसोमर्स की अगर बात समावयवी की बात कर ले तो इनके गलनांक जो होते हैं, इनके जो गलनांक होंगे इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और अंतर होता कितना है, क्योंकि इसका अपना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो -36 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -36 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट 6 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ये वैल्यू बहुत कम है और ये वैल्यू इससे कम, इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा समावयवी जो यहाँ पर मिले हैं इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है और इसी वजह से इनको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हटा सकते हैं या फिर एक दूसरे से इनको अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में, अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की भी, ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर कि ऑर्थो और पैरा जो समावयवी होते हैं इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप बात करें कि आयोडीन, अब देखो कुछ और पॉइंट्स भी है। आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्या? आयोडीन के साथ। ये आयोडीन कहाँ से आया? आपने क्या यूज़ किया होगा यहाँ पर भाई, X2 आपने यूज़ किया होगा ना। अभी X2 क्या क्या हो सकता है, Br2, Cl2 या I2 की आप बात कर रहे होगे। ठीक है, लेकिन अब बात करें कि यहाँ पर I2 के केस में होगा क्या, ध्यान से समझना। आयोडीन के साथ जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ I2 यूज़ करेंगे तो एक X तो क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, दूसरा X जो होगा वो HX के फॉर्म में बाहर जाएगा। ठीक है, तो सिंपली HI भी बाहर जाता है। होगा यहाँ पर ये कि आयोडीन के साथ जो रिएक्शंस होती है, आयोडीन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती है। क्यों? इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो HI होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ध्यान से सुनना, उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकरण क्रमक HNO3 या HiO3 को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फ्लोरीन की अत्यधिक विद्युत ऋणता के कारण इस विधि में हम फ्लोरीन को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनना कि हमने यहाँ पर किसकी बात की है, हमने यहाँ पर या तो क्लोराइड की बात की या ब्रोमाइड की बात की। हमने किसकी बात नहीं की, फ्लोराइड की बात नहीं की और साथ ही हमने आयोडाइड की बात हम जनरली नहीं कर रहे हैं। फ्लोराइड की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में हम फ्लोरीन युक्त कंपाउंड को बना पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जबकि आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये होती है कि जब आप आयोडीन को यूज़ करेंगे यहाँ पर तो होगा ये कि एक आयोडीन तो बेंजीन के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा जो होगा वो HX के फॉर्म में, HI के फॉर्म में बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा ये कि HI जो होता है, HI के बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि H और I के बीच ये जो बॉन्ड होता है ना ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड ईजिली टूट जाता है। ईजिली टूट जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि HI क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि HI अगर टूट जाएगा
तो हाइड्रोजन ईजिली बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन ईजिली अगर बाहर निकल रहा है तो किसी को भी हाइड्रोजन आसानी से मिल जाएगा। हाइड्रोजन का आसानी से जुड़ जाना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऐसा कोई भी रिएजेंट जो सामने वाले का क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यानी भले ही उसका खुद का अपना क्या हो गया हो, ऑक्सीडेशन हो गया हो, लेकिन उसने सामने वाले का रिडक्शन किया है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को उसने हाइड्रोजन दे दिया। तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन? HI। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी वीक होता है। ठीक है, वीक होने की वजह से बॉन्ड इजीली टूट जाता है। इजीली टूट जाने की वजह से हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल जाता है और सामने वाले को आसानी से मिल जाता है। सामने वाले को आसानी से हाइड्रोजन मिलने का मतलब है कि उसका रिडक्शन आसानी से हो गया, और रिडक्शन आसानी से हो गया इसका मतलब है कि ये एजेंट कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक होगा। ठीक है, अब होगा क्या इस रिएक्शन को रोकने के लिए? क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ऐसे में आयोडीन बचेगा। ठीक है ना, आयोडीन बचेगा। अब आयोडीन बचेगा तो ये कहीं ना कहीं आयोडीन जो होगा ये वापस से उसी आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कहीं ना कहीं इसमें इस रिएक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करना चाहेंगे, इसकी रिड्यूसिंग पावर को यानी HI को हम ऑक्सीकृत करेंगे, क्योंकि ये खुद क्या है, अपचायक है। अब देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो HI होता है वो ऑक्सीकृत करने के लिए, HI को ऑक्सीकृत करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण जो अभिकर्मक होते हैं जिसमें HNO3 की बात होती है, HiO3 की बात होती है, ये क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता की वजह से हम फ्लोरीन युक्त कंपाउंड को बिल्कुल नहीं बना सकते, तो ये बात आप ध्यान रखिए। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट एक और रिएक्शन यहाँ पर आती है, किनको बनाने के लिए, एरिल हैलाइड्स को बनाने के लिए, यानी हेलो एरिन्स को बनाने के लिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है सेंडमायर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी भी जाती है, तो आप ध्यान से देखिए। सेंडमायर रिएक्शन में होता ये है कि सबसे पहले होता है एमीन्स। एमीन जानते हो, बेंजीन के साथ। वैसे तो एमीन एरोमेटिक भी होती है, एलिफेटिक भी होती है। अगर आप एरोमेटिक एमीन की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक में कुछ इस तरीके से होती है, बेंजीन रिंग के साथ इस तरीके से, जब NH2 भी हो सकता है, हाँ ये 1 डिग्री भी हो सकता है ना, ये आपको क्लियर है। एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफाइन हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप बात करें तो एमीन्स आपका एरोमेटिक भी होता है, एलिफेटिक भी होता है। एरोमेटिक कुछ इस तरीके का दिखता है, एलिफेटिक जो होता है वो इस तरीके का होगा, है ना, एल्किल पार्ट से इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, ये 1 डिग्री, अभी फिलहाल ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। ये भी यहाँ पर 1 डिग्री एमीन दिख रहा है। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है, ये आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर है। बात करते हैं सेंडमायर रिएक्शन की। एमिनो से सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा किस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स बना सकते हैं। तो इसके लिए जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल की बात हो रही है, खनिज अम्ल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, HX की बात हो रही है, तो ऐसे में घुली हुई या निलंबित किसी प्राथमिक एमीन, प्राथमिक यानी 1 डिग्री एमीन की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन को ध्यान से समझना क्या हुआ है। इसने कहा है कि जब किसी ठंडे जलीय खनिज अम्ल में, ठीक है, घुली या निलंबित किसी प्राथमिक एमीन और साथ में आपने क्या लिया है, सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो ऐसे में डाईएजोनियम सोल्ट आपको मिलता है। और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, ताज़ा बने इस डाईएजोनियम सोल्ट को जब हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली हमें क्लोराइड और ब्रोमाइड के प्रतिस्थापन के बाद हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जो है वो NH2 ग्रुप लगा है, इसको 1 डिग्री एमीन कहेंगे क्योंकि ये 1 डिग्री है। ठीक है, और साथ ही ये एरोमेटिक एमीन है, साथ ही इसका अपना एक नाम और भी है, ध्यान रख लेना, एनिलीन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिलीन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NaNO2 के साथ होगी और साथ ही HX की प्रेजेंस होगी, तो ऐसे में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, यहाँ पर डाईएजोनियम सोल्ट, डाईएजो मतलब डाईएजो ये होता है, N2 को या N2 ग्रुप को हम डाईएजो कह रहे हैं, डाईएजोनियम। ठीक है, एजोनियम का मतलब है, EM मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे में बेंजीन रिंग के साथ N2 ग्रुप लगा होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और
लास्ट में हमने क्या बोला, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। सोल्ट का मतलब जो होता है कि जिसमें हेलोजन्स का कंट्रीब्यूशन भी होता है वहाँ पर, तो हैलाइड्स आप इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब होगा क्या कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट जो होता है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है क्यूप्रस हैलाइड्स के साथ। क्यूप्रस हैलाइड्स में या तो आपका क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्लोराइड होगा, तो यहाँ पर जो आप क्लोराइड या ब्रोमाइड को ले रहे हैं वो इनका क्या कर देगा, इस हैलाइड का डिस्प्लेसमेंट कर देगा, और फाइनली आपको जो मिलेगा ये N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी ये गैस, और साथ ही यहाँ पर हैलोजन का अटैचमेंट हो जाएगा, तो एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, आपको क्लोराइड और ब्रोमाइड कंपाउंड तो मिल गया, लेकिन आपने आयोडाइड की बात नहीं की। आयोडाइड को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। आयोडीन आयोडीन द्वारा डायोजनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए आपको क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि डायोजनियम जो सोल्ट होता है उसकी रिएक्शन आप पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI से आप करा दें, और ऐसे में एक सॉल्यूशन के अंदर जब रिएक्शन होती है तो आपको आसानी से क्या मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा जहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ आयोडीन जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसको हम बेंजीन आयोडाइड भी कहते हैं, एरिल आयोडाइड कहते हैं, ठीक है, एरिल हैलाइड कहते हैं, ये सब नाम इसके हैं। तो ऐसे में देखो बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन जब KI के साथ होती है तो N2 गैस बाहर जाएगी, आयोडीन का अटैचमेंट हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और ऐसे में आपको मिल जाएगा एरिल आयोडाइड कंपाउंड। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आज के सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जिनके टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखने आपको। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इसको, किस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, ये बेंजीन रिंग दी है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक कार्बन है भाई, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ी है, क्योंकि इसकी जब रिएक्शन हो रही है तो किसके साथ हो रही है, HBr के साथ हो रही है, यानी HX का एडिशन आप करेंगे किसके भाई, किसके साथ करेंगे, एल्कीन्स के साथ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि एल्कीन्स के साथ तो कर देंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये HBr इस बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो वहाँ पर भी है ना। ये तो आपने पढ़ा है कि एल्कीन्स के साथ HBr का एडिशन होता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि HBr का एडिशन इस बेंजीन रिंग पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास भी तो डबल बॉन्ड है ना, तो वहाँ एडिशन होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेंजीन रिंग, अब देखो बेंजीन की कहानी समझ लो, ऐसा क्यों है कि बेंजीन रिंग के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन रिंग की अगर आप कहानी जाने तो आपको ऐसा जानने को मिलता है कि बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे 6 कार्बन की एक बंद संरचना होती है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, और ये पाई बॉन्ड किसी भी 2 एटम के ना फिक्स नहीं होते, ये घूमते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, घूमते रहते हैं। इसको कहा जाता है कंजुगेशन, यानी ये 3 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होते हैं और इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेंजीन रिंग जो होती है वो मोर स्टेबल कंपाउंड होता है, ये कभी नहीं चाहेगा अपने डबल बॉन्ड को तोड़ना और अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना। ये अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग कभी अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर HBr के साथ ही रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, ये बेंजीन रिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो बचा कौन यहाँ पर, एल्कीन। ये वाला एल्कीन देखो ध्यान से, एल्कीन पर HBr का एडिशन आप करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में बताओ किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का एडिशन इस तरीके से, ठीक है। और हेलोजन का एडिशन उस कार्बन एटम पर होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलोजन का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ तो हेलोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर HCl का एडिशन करना है, HCl का एडिशन करना है, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है। एल्कीन पर HX का एडिशन कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, और ऐसे में हेलोजन एटम का एडिशन उस कार्बन एटम पर होगा
जो कि डबल बॉन्डेड तो है ही, साथ में हाइड्रोजन की संख्या उस पर कम होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट में ये बन जाएगा और सेकंड में आपका ये बन जाएगा। थर्ड की बात कर लें, थर्ड में क्या है, यहाँ पर परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। हमने कहा कि परोक्साइड की प्रेजेंस जब भी दी होती है तो हम बात किसकी करते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल की करते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होगा, मार्कोनिकोफ रूल का जस्ट अपोजिट है। तो ऐसे में होगा ये कि जो HBr का एडिशन एल्केन पर होगा वो ऐसे में कैसे होगा देखो, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। और Br का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, ये होगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और ध्यान रखना कि परोक्साइड की प्रेजेंस में ही हम एंटी मार्कोनिकोफ रूल की बात करते हैं। अगर आपसे परोक्साइड नहीं दिया गया है, अगर आपको परोक्साइड नहीं दिया गया है तो फिर आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ध्यान रख लेना परोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है इसको, और ये परोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो